अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है जो कि है 4.8। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, यानी यूनिट हमारा 4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इंशाल्लाह आज की वीडियो में तमाम क्वेश्चंस हमने कवर करने हैं 1 से लेकर 5 तक। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी था तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं लास्ट एक्सरसाइज अपलोड करूँगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखिए भाई, ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। अब ग्रुप में ऐड होने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो ये फ़ीस पूरे साल में आपने एक बार देनी है। इसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, उसके अलावा आपको जो है वो MCQs का PDF, एप्लीकेशन का PDF, एसे का PDF, इसके अलावा ऑल मटेरियल जो है वो ग्रुप में आपको आता रहेगा। ठीक है, फ़ीस सिर्फ 2000 है पर ईयर है। इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पे करें, उसी पे हमसे कांटेक्ट कर लें। फ़ीस पे कर स्क्रीनशॉट सेंड करें, हम आपको फ़ौरन जो है वो ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। गेस्ट पेपर बन गए हैं, उसकी फ़ीस हमने 200 रुपये रखी है तमाम सब्जेक्ट की, जिसमें मैथ भी शामिल है। तो अब आ जाओ, अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको HP यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट दूंगा कि ये आखिर होती क्या चीज़ है। उसके बाद इंशाल्लाह आप इतना सीख जाओगे कि बाकी क्वेश्चंस खुद भी कर सकोगे। तो चलो आओ इसको जो है वो चेक करते हैं। अच्छा, ये जो है, ये बात याद रखना कि इसका जो है ना HP जो है उसका रिलेशन है, ये रिलेशन रखती है किसके साथ? AP के साथ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। भी मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट है ये समझाना है। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ। अब ये पहचानोगे कैसे कि सीरीज़ HP की है? एक तो तरीका HP की सीरीज़ को पहचानने का ये है कि इसके अंदर आपके पास जो है ना वो ऐसे अपॉन में दिया हुआ होगा, यानी आपको ऐसे जो है ना फ्रैक्शन में दिए हुए होंगे टर्म्स। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। अच्छा, इसमें कोई आप कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते। कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है अगर आप इसका जो है वो फार्मूला देखो। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फार्मूला ऑफ HP। तो HP को एक पहचानने का तरीका क्या हो गया कि आपके पास ये, अच्छा ये टर्म फार्मूला है, HP टर्म। तो फार्मूला क्या है आपके पास? AB, उसके बाद अपॉन में B प्लस उसके बाद n-1 और बीच में मल्टीप्लाई होकर A-B, ये फार्मूला है। अच्छा, A क्या है? फर्स्ट टर्म, B क्या है? सेकंड टर्म। एक तरीका मैंने क्या बता दिया HP की सीरीज़ को पहचानने का या HP के सीक्वेंस को पहचानने का, कि इसके अंदर आपके पास ये फ्रैक्शन में दिया हुआ होगा और इसे आप कहते हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे आप HP शॉर्ट में कहते हो। अभी तो ये इन्होंने लिख दिया है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या आगे जब भी इसे मुखातिब करेंगे ना तो HP करेंगे, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, तो अब लोग उन्हें प्यार से क्या बुलाते हैं? MS। तो इसी तरह से आगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं कहा जाएगा सवालों में, HP कहा जाएगा। एक बात समझ आ गई। इसको पहचानने का तरीका मैंने बता दिया कि आपके पास ये फ्रैक्शन में होगी, ये सीरीज़ या ये सीक्वेंस फ्रैक्शन में होगी। सीक्वेंस क्या होता है? जिसके अंदर कोई एक ऑर्डर हो या कोई एक जो है वो तसलसल हो। उर्दू में बोले तो ऑर्डर को तसलसल कहा जाता है, यानी कोई एक चीज़ सेम आ रही हो। अब वो चीज़ सेम कैसे निकलेगी मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझ लो कि A क्या है आपके पास। जो पहली टर्म आपको दी हुई है वो A है, दूसरी जो टर्म आपको दी हुई है वो सिंपल B है। अच्छा, इसमें ना ही कोई कॉमन रेशो निकालना है, ना ही कॉमन डिफरेंस। अगर आप सिंपल HP का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो और N क्या है, वो कह रहे हैं 9 टर्म तक जाओ, यानी उन्होंने आपको पहली टर्म दे दी, उन्होंने आपको सेकंड टर्म लिख के दे दी, उन्होंने आपको 11 टर्म लिख के दे दी। इसके बाद आएगी उन्होंने आपको फर्स्ट टर्म दे दी, उन्होंने आपको सेकंड टर्म लिख के दे दी, उन्होंने आपको थर्ड टर्म लिख के दे दी। इसके बाद आएगी आपके पास फोर्थ टर्म, इसके बाद आएगी आपके पास 5 टर्म, इसके बाद आएगी आपके पास 6 टर्म, इसके बाद आएगी आपके पास 7 टर्म, इसके बाद आएगी आपके पास 8 टर्म। ठीक है, इसके बाद आएगी आपके पास 8 टर्म, इसके बाद आएगी आपके पास 9 टर्म, इसके बाद आएगी आपके पास 10 टर्म। ठीक है, तो ये वाली टर्म ये मांग रहे हैं आपसे, ये बीच वाली टर्म आपको नहीं चाहिए अगर आप 9 टर्म पता करना चाहते हो। यानी 9 टर्म पता करने के लिए सिर्फ आपको
शुरू की 2 टर्म्स का पता होना ज़रूरी था और साथ ही साथ ये पता होना ज़रूरी था कि कहाँ तक आपने टर्म पता करनी है। तो पहली 3 उन्होंने दे दी, बाकी 1 2 3 4 5 उन्होंने नहीं दी और कहते हैं डायरेक्ट 9 वाली क्या टर्म होगी ये आप बता दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप सिंपल इस पे लगाकर बता सकते हो। अच्छा, बहुत सी बुकों में आपको ये AN लिखा हुआ मिलेगा और बहुत सी बुकों में या बहुत से टीचर्स इसे TN भी लिखवाते हैं, तो भी AN भी लिखना ठीक है, TN भी लिखना ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको तो समझ में आ गई। अब AP और HP का आपस में क्या रिलेशन है ज़रा ये देखो। अगर आप जितने भी HP दिए हुए हैं, यानी जितनी भी HP अगर आपको जो इन्होंने दी हुई है उनको अगर आप 1 से डिवाइड करा दो, ठीक है, यानी ऊपर 1 रख दो और इन सबको नीचे रख दो, यानी ऊपर 1 आ गया, इन सबको डिवाइड करा दिया, ठीक है, ऊपर 1 आ गया, इन सबको डिवाइड करा दिया, 7, ऊपर 1 आ गया, इन सबको डिवाइड करा दिया। अब क्या होगा, रेसिप्रोकल हो सकता है, ये वाली पूरी टर्म, ये वाली पूरी डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3/1, ठीक है, रेसिप्रोकल हो के ऐसे ही होगा ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 7/1, 1 मल्टीप्लाई बाय 11/1, तो ये क्या आ गया आपके पास 3, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7 और 11। अब ये सीरीज़ GP की, अब ये सीरीज़ AP की बन गई है। जब आप HP की सीरीज़ को, यानी HP की सीरीज़ को अगर आप चाहते हो AP की सीरीज़ में कन्वर्ट करना, तो जो न्यूमरेटर है उसमें 1 रख दो, ठीक है, ये न्यूमरेटर था ना, इसमें 1 रख दो और डिनोमिनेटर में जो टर्म दी हुई थी उसको रख दो और फिर उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो आपकी HP की सीरीज़ अब AP की सीरीज़ बन जाएगी, या आपकी HP की सीक्वेंस अब AP की सीक्वेंस बन गई है। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये AP की है? कॉमन डिफरेंस निकालो, 7 - 3 क्या आ रहा है आपके पास 4, कॉमन डिफरेंस निकालो, 11 - 7 क्या आ रहा है आपके पास 4। तो कॉमन डिफरेंस के सेम आ जाने से हमें पता चल गया कि जो हम बात कर रहे हैं वो ठीक है, ये सीरीज़ अब HP की नहीं रही है, ये AP की हो गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये तरीका करो, लेकिन अगर पेपर में ये फार्मूला भूल जाओ तो ये तरीका कर लेना। लेकिन अगर इस सीरीज़ को पहचानना हो कि ये HP की है और AP में ले जा सकता हूँ या नहीं, तो क्या करो, सिंपल डिनोमिनेटर्स को आपस में माइनस कर दो, यानी 7 - 3 अगर सेम नंबर आ रहा है 11 - 7 करने पर, तो समझ लो सीरीज़ आपके पास ये AP की है। अगर AP की सीरीज़ होगी तो HP की तो होगी ही होगी, लाजमी है। ठीक है, बात मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दी, मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा ये बात याद रहेगी। अब ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ, अब बस सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। AP और HP का रिलेशन पता चल गया, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब N कहाँ तक आपको 9th टर्म तक उन्होंने जाने के लिए कहा था, तो ज़रा हम यहाँ 9 लिख देते हैं। A मेरे पास है 1/3, अच्छा इसको आपने ऐसे ही लिखना होगा 1/3 1/7 ऐसे ही करके, ठीक है। B आपके पास 1/7 प्लस 9 - 1 और 1/3 माइनस 1/7। बस अब आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो थोड़ा सा मेरे पास जगह नीचे हैगी तो मैं एक स्टेप नीचे की तरफ भी ले लेता हूँ। अच्छा, LCM मैं कैलकुलेटर की मदद से लूँगा क्योंकि हम टाइम सेव करेंगे। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 ही रहा, 3 से 7 मल्टीप्लाई हुआ सब जानते हैं 3 × 7 21 रहता है, ठीक है। ये तो हमारा इजी था, सॉल्व हो गया। अच्छा, तो ये 1/7 रहा प्लस ये आपके पास हो गया 8। अच्छा, अभी इन दोनों को आपस में सॉल्व ना कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। बोर्ड मास रूल पढ़ा है ना, पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर आएगी आपकी एडिशन, ठीक है। अच्छा, तो अभी इनका हम LCM ले लेते हैं कि 1/3 माइनस 1/7, मैं आपको लेके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो 1/3, फोकस कर देता हूँ, 1/3 माइनस 1/7। अच्छा, आपके पास ये ऐसा आंसर आएगा, तो ये स्टैंडर्ड टू डेसिमल ले जाना या डेसिमल टू फ्रैक्शन ले जाना, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इसकी जगह पे रख देते हैं। तो A9 1/21 डिवाइडेड बाय 1/7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4/21। अब इन दोनों का भी ज़रा LCM कर लो जल्दी से, बगैर कोई टाइम वेस्ट करे। फॉर्मूला लगाओगे थोड़ा सा सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है।
अब 8 मल्टीप्लाई बाय 4 सब जानते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 32 होता है और 21। अब इन दोनों का भी एलसीएम ले लो, उसके बाद रेसिप्रोकल कर देना। तो 1/21, ठीक है। तो देखो ये मैंने सही लिखा है ना, हाँ ठीक है। तो 1/7 को प्लस कर लो 32/21 के साथ, तो आपके पास आएगा 5/3। अब मैं एक स्टेप इधर ले लेता हूँ, जगह थोड़ी सी कम होने की वजह से, और थोड़ा सा ब्राइटनेस को डाउन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ब्राइटनेस और डाउन करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका ज़रा रेसिप्रोकल, बल्कि यहाँ जगह हैगी मेरे पास, मैं यहाँ ले सकता हूँ रेसिप्रोकल वगैरह। तो A9 रेसिप्रोकल में क्या होगा कि 1/21 एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट कैंसिल कर दो, ये आता है 3 के टेबल में 1 पर, ये आता है आपके पास 7 पर, ठीक है। तो ये आ गया 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ रहा है 1/35। तो 9th वाली पोजीशन पर जो आपके पास टर्म आनी थी वो आनी थी 1/35, ठीक है। तो इस तरह से आपने निकाल लिया। आप एपी की मदद से भी निकाल सकते हो, लेकिन बस जो भी आंसर आए उसको अपॉन में करके लिख देना, तो ये आपका जो है ना वो एपी से एचपी हो जाएगा। अब हमने जो सही निकाला है ये जब भी प्रूफ होगा जब हमारा आंसर ग्लॉसरीज में जो गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं मैच करता है। तो ग्लॉसरी का पेज नंबर आप देख लीजिए 397, ठीक है। 397 वाला पेज देखेंगे तो उस पर आपको यही आंसर गिवन है 1/35, ठीक है। तो हमने आंसर यानी बिल्कुल ठीक निकाल लिया है। तो ज़्यादा कोई लेंदी सोल्यूशन मैं समझता हूँ इसका नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है सोल्यूशन। अब मैं इसका पार्ट 2 करता हूँ। तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फार्मूला सेम लिखेंगे और इसको कर लेंगे HP टर्म फार्मूला। वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, मैं फिर बताता हूँ कि हम लोग रट नहीं रहे हैं, कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं, तो वर्डिंग कुछ भी हो सकती है। HP टर्म फार्मूला, यहाँ द फार्मूला ऑफ HP टर्म इज, कुछ भी लिख लो, मसला नहीं है, AN, ठीक है। अब चाहो तो इसे TN भी लिख सकते हो, मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि, लेकिन मैंने पीछे हर जगह AN लिखवाया है, AP में भी GP में भी, तो इसलिए मैं इसे AN अभी यहीं पे रखूँगा। B प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाय A-B, ये सिंपल आपका इसका फार्मूला रहेगा। अच्छा, अब इस फार्मूले को आगे कैसे तरतीब से रखना है कि मैं यहाँ पर रख लेता हूँ A क्या है मेरे पास 1/3, ये जो पहली चीज़ होगी वो A और दूसरी चीज़ जो होगी वो B होगी 1/5, और N क्या है आपके पास 12, ठीक है। तो 12 पोजीशन पे जाना है ना, इसलिए 12। तो A12 यानी 12 वाली टर्म बता रहे हैं हम, तो 1/3 1/5 एंटर आगे 1/5 प्लस 12 माइनस 1 और 1/3 माइनस 1/5, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने लिख दिया, बहुत आसान था। तो A12, तो ये हो गया 1/15, डिनोमिनेटर में चेक करते हैं 1/5 प्लस 11। अच्छा, अब इसका यहाँ एलसीएम कर लेते हैं, इसका यहाँ एलसीएम देख लेते हैं कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है। कैलकुलेटर से करेंगे एलसीएम भी, ठीक है। तो 1/3 1/3 और -1, याद रखिएगा ये माइनस से प्लस नहीं लिखिएगा वरना आंसर गलत आएगा, 1/5। तो यहाँ आपके पास आ गया 2/15, ठीक है। 2/15 आपका ये वाला तरतीब आ गई है। अच्छा, अब A12 इक्वल टू 1/15 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 22 होगा और 15। अब ज़रा यहाँ भी एलसीएम कर लेते हैं, तो 1/5 प्लस 22/15,
तो आएगा आपके पास 5/3। अब रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/15 मल्टीप्लाई 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो ये कितने पर आता है? ये कितने पर आता है? 3 के टेबल में 5 पर आता है। ठीक है, तो 1 और ये 3 के टेबल में 1 पर आता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, इसको इससे मैंने काट दिया क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपके पास बड़ा नंबर, लेकिन ये अब 25 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी टर्म है। अब सही आई है, ठीक है, ये ग्लॉसरी हमें बता देगी, तो ग्लॉसरी की तरफ चलते हैं, उससे मदद ले लेते हैं। तो ग्लॉसरी भी हमें कह रही है कि आपने 1/25 ही लाना था, तो 1/25 हमारा आ गया है, तो अब हम इसे आगे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, अब तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। सेम फार्मूला लगेगा, HP टर्म फार्मूला। ये जो एक्रोनियम हम यूज़ करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि इतना बड़ा बड़ा हमें ना लिखना पड़े। तो सबसे पहले आप AN = AB करते हैं, फिर AB + N-1 और A-B ये करते हैं आप। ठीक है, A आपके पास क्या आता है? 9/5। अच्छा, इसको भी आप आम तरीके से ही कर सकते हो जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस किए हैं। इसको करने के लिए कोई अलग तरीका नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया 9/13 और N आ गया आपके पास 8। अच्छा, आप सबको पुट कर देते हैं कि 8 ये आ गया आपके पास, 9/5 आ गया आपके पास, 9/13 आ गया आपके पास। बस वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। B में आपके पास 9/13 यहाँ भी आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर 8-1 आ गया, फिर यहाँ 9/5 आ गया, -9/13 आ गया। अच्छा, मैं नीचे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, अच्छा हो जाएगा, साफ़ सुथरा काम हो जाएगा। तो A8 = 9 से 9 मल्टीप्लाई होगा, सब जानते हैं 81 आ जाएगा। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 13 आपके पास 65 आ जाएगा। ठीक है, 9/13 + 7 और इसका एलसीएम करते हैं ज़रा। 9/5 -9/13 72/65। तो A8 = 81, 65, 9/13 + 7 को 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 72, तो 504। थोड़ा बड़ा नंबर है लेकिन कोई मसला नहीं है, एलसीएम में खुद ही सॉल्व हो जाएगा, 81 और 65। अब ज़रा इसको एलसीएम ले लेते हैं, 9/13 और 504 प्लस लगा के 65। तो देखो खुद ही छोटा नंबर आ गया, थोड़ा ज़्यादा छोटा तो नहीं आया लेकिन थोड़ा बहुत छोटा हुआ है। ठीक है, ये आ गया आपके पास 65। रेसिप्रोकल की क्वालिटी आपको पता है कि वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो A8 = 81, 65 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल होगा 65 ऊपर, 549 नीचे, तो 65 से 65 कैंसिल। अच्छा, ऊपर 9 आना चाहिए, अब मैं पहले से लिख रहा हूँ लेकिन आएगा, देखना। तो ये भी इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये 81 यहाँ 1 बच गया, मल्टीप्लाई यहाँ 1 बच गया, यहाँ 549 बच गया, क्योंकि आपने 65 से 65 ख़त्म कर दिया तो 1 रह गया उसकी जगह। तो 81 डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करा दो 1 से, फिर 9, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, और 1 को इससे करोगे तो 549 ही आएगा। तो अब इनका ज़रा डिवाइड करा दो। हाँ, तो देखो क्या आ रहा है आपके पास 9 और ये आ रहा है आपके पास 61। देखा आपने, तरतीब हमने बिल्कुल सही रखी तो हमारा काम भी सही हो गया। तो ये इसका सोल्यूशन था। अब पार्ट 4 में करता हूँ आपके लिए, इंक रिफ़िल कर लेता हूँ क्योंकि ना इंक इसमें कम हो गई है, तो इंक रिफ़िल करके पार्ट 4 कराता हूँ। अच्छा, मैंने इंक रिफ़िल तो कर ली है, थोड़ी सी इंक मेरे हाथ वगैरह पे भी लग गई है,
तो इग्नोर करिएगा उसे। अच्छा, अब हम करते हैं अपना जो है पार्ट 4, बस 2 और रह जाएंगे इसके बाद। अच्छा, सेम तरीके से होगा, कोई और इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका नहीं लगना, वही फार्मूला वही तरीका, HP टर्म फार्मूला। तो देखो AN इक्वल टू AB अपॉन A+N-1। अच्छा देखो, बार बार ना मैं ये इसको B लिख देता हूँ, A लिख देता हूँ, तो ये B है, A-B। अच्छा, तो बाकी जो काम है हम नमाज के बाद करते हैं। अच्छा, तो अब इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये A नहीं है, B है, ठीक है। मैंने वो A लिख रहा था ना, तो ये B है। असल में मेरी ये आदत है कि मैं जब ये जब मैंने पहली बार इसे किया था ना, तो वो A कर लिया था, तो इस वजह से मैं अभी भी वही मेरे अंदर आदत है कि मैं इसे A लिख जाता हूँ। तो N आपके पास ये रहा। अच्छा, तो A 15 हो गया अब आपके पास ये, और यहाँ आ गया आपके पास -1/5 और -1/3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास रहेगा 1/3 और प्लस कर 15 - 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए आपको ना स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड ब्रैकेट अंदर इस्तेमाल हो जाएंगे। 1/5 माइनस 1/3 और कुछ इस तरह से। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा, वरना ये चीज़ आपको ना आगे ले जाकर आंसर को ख़राब कर सकती है आपके। तो आंसर आपका ख़राब ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, थोड़ी कलर सेचुरेशन बिगड़ रही है, तो मैं इसको तरतीब कर दूँगा, ठीक है। तो 1 से 1 तो 1 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 आपके पास डिनोमिनेटर में रह जाएगा। अच्छा, अब न्यूमिनेटर में रह जाएगा। अब डिनोमिनेटर को ज़रा चेक करते हैं, 1/3 और प्लस 14, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, माइनस तो इसके साथ रहना ही है क्योंकि आगे कुछ नहीं है इसके, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस होकर 1/3 कर जाएगा। अब इसको आप ज़रा सॉल्व कर लीजिए, सिंपल जो मैथमेटिक्स के रूल्स आप पढ़ते हैं उसकी मदद से। तो -1/3 प्लस 14, 2 टाइम मैंने इसलिए उतार दिया ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। अच्छा, देखो माइनस पहले लगा देना, फिर 1/5 लिख देना, और फिर प्लस 1/3 लिख देना, तो आपके पास आएगा 2/15 आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा 14 और 2 को प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1/3 प्लस 28/15, ठीक है। ये आपका सिंपल काम हो गया। अब इसका ज़रा एलसीएम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो मौजूद चीज़ है ना उनका। तो -1/3 लिख लिया मैंने, उसके बाद मैंने प्लस कर दिया 28/15 को, तो मेरे पास आ रहा है 23 डिवाइडेड बाय 15। अब इसका ज़रा रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, तो आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा क्योंकि देखो आगे जाते जाते वैल्यू बड़ी होती जा रही है, तो इसलिए ये बात तो उसी वक्त समझ में आ जानी चाहिए थी हमें कि आंसर फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो अब इसको ज़रा रेसिप्रोकल करेंगे तो 15 ऊपर की तरफ और 23 नीचे की तरफ। अच्छा, मैं फ्रैक्शन से ये बोल रहा था, आंसर तो फ्रैक्शन में आ रहा है, मैं ये कह रहा था माइनस में नहीं आएगा, वो शायद मैंने फ्रैक्शन लगा के बोल दी बात। आंसर माइनस में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में तो आएगा। 15 से 15 कैंसिल हो गया तो 1/23 आ गया। असल में ना सर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है आज। कहो कुछ निकल कुछ रहा है मुझसे, लेकिन फिर भी मिस्टेक है, ये प्रॉपर मिस्टेक है। अब मैं कह रहा था आंसर माइनस में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में तो वो आएगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं ग्लॉसरी से, अगर हमने सही किया होगा तो आंसर सही आएगा। हाँ सही है। पार्ट 4 का आंसर आ रहा है 1/23, तो हम बिल्कुल ठीक कर आए हैं, यानी अपने काम को। अच्छा, अब हम अपनी तरतीब को लेके चलेंगे आगे और सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा इसको मैं वीडियो को नहीं पॉज कर रहा हूँ, वीडियो को आपके साथ चला रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम लगेगा वीडियो को क्वेश्चन को तानने में, तो इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, तो पार्ट 4 हमने कर लिया, अब हम पार्ट 5 की तरफ चलेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो 1/2 ये तो बहुत आसान दे दिया इन्होंने, 1/5 और 1/8। कभी कभार आसान क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 8 पोजीशन पे इसकी क्या 8 पोजीशन पे इसकी क्या टर्म आएगी, ये आपने इन्हें बताना है। तो हम ज़रा इनको बता देते हैं कि क्या आने वाला है।
तो एच पी टर्म फॉर्मूला, एच पी के टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए बी अपॉन बी। देखो अब सही हो गया ना, एन माइनस वन और ए माइनस बी। ए को आइडेंटिफाई कर लो तो 1/2 रहता है, बी को आइडेंटिफाई कर लो तो 1/5 रहता है, एन को आइडेंटिफाई कर लो तो 8 रहता है। तो ए 8 इक्वल टू 1/2, 1/5 वही 10 हो जाएगा आपके पास ये, और 1/5 प्लस 8 माइनस 1, 1/2 माइनस 1/5। चलो सिंपल मैंने लिख दिया वैल्यूज़ को, मैं इधर ही कर देता हूँ इसको, ये आसान है तो इसलिए इसके लिए आगे नहीं जा रहा मैं। तो ये 10 आ गया मेरे पास, ये 1/5 आ गया मेरे पास, ये मेरे पास 7 आ गया। ये मेरे पास एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं क्या आ जाएगा कि 1/2 माइनस 1/5, तो 3/10। तो A8 इक्वल टू 1/10 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 7 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 21 आ रहा है, हम सबको पता है। A8 इक्वल टू 1/10 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 21/10, तो यह आ रहा है 23/10। अब रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसे, 1/10 मल्टीप्लाई 10/23, तो ये एक दूसरे को कैंसिल हो गया, 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि 10 खत्म हो गया तो 1 आ जाएगा, 23 आ गया। ये आपका आंसर है, और ये बिल्कुल वैसा ही नहीं आ गया जैसे पिछला आया था, लेकिन गलत नहीं है, ठीक आया है, आ सकता है, कोई मसला नहीं है, आ सकता है, ठीक है। तो ये आ सकता है, कोई मसला नहीं है। मैं इसको ग्लोसरी से वेरीफाई करता हूँ, मैंने चेक कर लिया था उस वक्त, इसका सेम ही आंसर आ रहा था, हाँ 1/23 ही है। अच्छा, अब हम करेंगे इसी का पार्ट 6, और उसके बाद फिर हम अपने थोड़े और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो जाएगा, तो फिर आगे और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1/3, 1/8, 1/13, डॉट डॉट डॉट, और 11th टर्म, ठीक है, ये आ गया। तो देखो सॉल्यूशन की हेडिंग सबसे पहले मस्ट है, एच पी टर्म फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए बी अपॉन बी प्लस एन माइनस 1 ए माइनस बी। ए आइडेंटिफाई करेंगे तो 1/3 निकलता है, बी आइडेंटिफाई करेंगे तो 1/8 निकलता है, एन आइडेंटिफाई करेंगे तो वो 11th बताता है। तो ए ये आ गया मेरे पास 1/3, 1/8, और बी क्या है मेरे पास 1/8 है, ऊपर लिखा हुआ है मैंने, प्लस 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/8। अच्छा, अब आप बस सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपने वैल्यू सब पुट कर दी हैं फॉर्मूले में, तो 1/24 आ गया, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट ज़रा मैं अपना कैलकुलेटर ओपन कर लूँ, क्योंकि छोटी मोटी कैलकुलेशन तो हो जाती हैं, बगैर कैलकुलेटर के बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा ठीक है, चलें, थोड़ा सा टाइम चला गया आप लोगों का। 1/8 प्लस 10, 1/3 माइनस 1/8, तो 5/24। वैसे ये दोनों आपस में ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। 1/24, 1/8 प्लस 50 और 24,
अब इनका ज़रा एलसीएम कर लीजिए, 1/24, ज़रूरत नहीं है इसके ब्रैकेट की। अच्छा भाई देखो 1/8 एलसीएम विथ 50/50/24, तो आपके पास आ रहा है 53/24, 42 लिख दिया, देखो 24 को 24। तो अब रेसिप्रोकल 1/24 मल्टीप्लाई 24 53, 24 को ख़त्म कर सकता है, बहुत अच्छी सलाहियत है इसमें ख़त्म करने की। तो 53। अब आओ चेक करते हैं सही है गलत है। उम्मीद तो सही आने की है, पर हो सकती है गलती। 1/53 ही है, एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 1/53। तो यहाँ हमारे सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 1 हो जाते हैं और उसके पार्ट्स भी कवर हो जाते हैं। अब हम सक्सेसफुली बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और इंशाल्लाह उसे भी जल्द से जल्द कवर करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। अब मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएं आपके पास, और उसके लिए ज़रूरत पड़ी तो मैं सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा कॉन्सेप्ट्स की ना। तो एक्सरसाइजेस तो आ रही हैं, कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, बात आपकी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। तो अब आपके सामने है आपका क्वेश्चन नंबर 2, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। अच्छा, कहते क्या है, इफ़ द 7th and 10th टर्म ऑफ एन HPR, आपको ना उन्होंने सिर्फ टर्म बता दी है, सीरीज़ तो दी ही नहीं, ना ही कोई सीक्वेंस दिया है, ठीक है। जिसे मैं बार बार सीरीज़ कह रहा हूँ उसे आप सीक्वेंस कह लो, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि 7th पोजीशन पे जो टर्म है वो ये है, 10th पोजीशन पे जो टर्म है वो ये है। कहते हैं फाइंड इट्स 4th 20 टर्म, यानी उन्होंने 7 और 10th टर्म आपको बता दी है। अब कह रहे हैं इसी तरह से आप मुझे 14 और 20 टर्म बता दो। तो हम कैसे बताएंगे, ना हमारे पास ए आ रहा है ना हमारे पास बी आ रहा है। ज़रा देखो यहाँ पर भाई, देखो HP की बात हो रही है ना, ये HP है, HP। तो HP में आपके पास A7। अच्छा, रिस्पेक्टली का वक्त इस्तेमाल किया है, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहली वाली चीज़ पहली वाली चीज़ के साथ बिलोंग करेगी, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वाली वैल्यू के साथ बिलोंग करेगी। तो A7 पे जो टर्म है वो आपके पास 3 है, और A10 पर जो आपके पास टर्म है वो, यानी A10th पोजीशन पे जो आपके पास टर्म है वो 21 है। अब आपने बतानी है A20, पहले 14 लिख लेते हैं, पहले 14 है ना, A14 बतानी है और A20 बतानी है। अब मैंने शुरू में ही आपको एक चीज़ सिखा दी थी कि AP और HP इन दोनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो ये तो HP की टर्म है, HP टर्म्स। अब इसी को मैं अगर AP टर्म्स बनाना चाहूँ, क्योंकि मुझे AP का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, अगर मैं इसे AP टर्म्स बनाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल, यानी A7 = 1/1/3, A10 = 5/21, ऊपर 1 भी आएगा, ठीक है, 5/21। अब रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, A7/1 × 3/1, A10 1 × 21 ऊपर आ गया और 5। तो A7 = 3 और A10 = 21, ठीक है। अब आपके पास ये AP में हो गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो गया। अब AP में टर्म का फॉर्मूला एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो डैट, AP में टर्म का फॉर्मूला क्या है, AN = A + n-1 × D। थोड़ा सा नीचे हो गया, अब देख लो, ठीक है। अब इसी को मैं कन्वर्ट करूँगा, इसी चीज़ को मैं कन्वर्ट करूँगा अपने पास। पहले मैं A और D के लिए, पहले यानी मैं क्या करूँगा, फॉर A7, और यानी मेरे पास n क्या है, A7 के लिए काम कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास n क्या है, ये n नहीं होता है, 7 है, और मेरे पास A7 क्या है, 3 है। तो इस फॉर्मूले को ज़रा बदलते हैं, A7 = A + n-1 और D। तो A7 की जगह मैंने 3 रख दिया, A मुझे नहीं पता,
प्लस मैंने n की जगह क्या रख दिया, 7 रख दिया और d हो गया। तो यहाँ तक आपको जो है वो समझ आ गया। अब इसको ज़रा सॉल्व कर देते हैं। 3 = a + 6d, ठीक है। a के लिए सेट करा देते हैं, तो -6d = a। तो a को पहले लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इक्वेशन को तरतीब से आ जाए आपके पास। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यही काम करते हैं फॉर a 10 के लिए। तो आपके पास n क्या है इधर, 10। अच्छा, यहाँ 5 लिख लेना, 5 मैं यहाँ लिखना रह गया था तो 5 लिख लेना। अच्छा, a 10 आपके पास आ गया कितना, 21/5। तो a 10 a प्लस इसी फार्मूले को मैं a 10 के लिए बदल रहा हूँ, ठीक है। 10 - 1 और d। तो a 10 क्या है मेरे पास, 21/5, तो मैं उससे रिप्लेस कर दूँगा। a मुझे नहीं पता अभी तक, ये आ गया मेरे पास 9d। a को मैं उधर ले जाऊँगा। अब देखो a मुझे इक्वेशन नंबर 1 से मिल रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, पुट a, इसे इक्वेशन 2 कह लो, पुट a इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब आप पुट करोगे 21/5 माइनस ये क्या है आपके पास, 3 ब्रैकेट करके लिखना क्योंकि माइनस पूरे ब्रैकेट के साथ है, और 9d, ठीक है। तो 21/5 - 3 + 6d = 9d। तरतीब तो बहुत आसान है, इसको उधर ले जाओ। 21/5 - 3 = 9d - 6d। अच्छा, अब एलसीएम, ज़रा एलसीएम का हेल्प लेते हैं। तो 21/5 - 3, तो 6/5, ठीक है, 6/5। और यहाँ आ गया आपके पास 3d। 3 को वहाँ नहीं रखो, यहाँ लाओ। वैसे तो देखो यहाँ से भी काटा जा सकता था कि 3 के टेबल में 1 पर आता है और ये 2 पर आता है, लेकिन मैं यहाँ ले आया हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। तो ये आ गया आपके पास 1 और ये आ गया आपके पास 2, तो 2/5। तो d आ रहा है आपके पास 2/5, d आ रहा है आपके पास 2/5। बस मैंने d को पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया। अब a भी निकालना है, तो पुट d इन, थोड़ा सा गैप देते हैं, पुट d इन इक्वेशन, देखा मैंने जब भी उसे इक्वेशन 1 कहा था, इक्वेशन 1। इक्वेशन जब भी सॉल्व करते हैं ना तो ये सोच के रखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अच्छा, तो a = 3 - 6 और d क्या है आपके पास, पहले मैं पूरा इक्वेशन लिख देता हूँ ना ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। a = 3 - 6d। a क्या है आपके पास, d क्या है आपके पास, ये रहा 3 - 12 5। तो अब a आ जाएगा आपके पास इस तरह से ना। ज़रा एलसीएम ले लो, 3 - 12/5, तो 3/5 ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब सिर्फ a और d आया है। अब इसकी मदद से हम जो है ना वो सीरीज़ निकालेंगे, मतलब इसकी मदद से हम जो है ना बाकी और चीज़ें निकालेंगे। तो a और d को याद रखना। अब मेरे पास जगह कम है, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये वाली जगह मैं रिमूव कर सकता हूँ। अब एक फार्मूला लिखो, एक और नया फार्मूला आएगा वो लिखो, ठीक है। अब वो फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला ज़रा आपको बताता हूँ कि जब भी आप AP और GP दोनों को इस्तेमाल करोगे एक साथ, जब भी आप AP और GP दोनों को इस्तेमाल करोगे, यानी HP को AP, सॉरी GP बोल रहा हूँ, HP, फिर से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी आप HP और AP इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करोगे, यानी HP आपको दिया हुआ हो उसको AP में कन्वर्ट करोगे और D निकालोगे, तो फिर उस सिचुएशन में आप HP पता करने के लिए, टर्म इन HP पता करने के लिए जो फॉर्मूला लिखोगे वो ये वाला होगा, टर्म इन HP।
क्योंकि आपके पास डी आ रहा है, वो होगा आपके पास 1/a+n-1 d। क्यों ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ? क्योंकि आपके पास b नहीं है, आपके पास d है। b होता तो मैं वही फॉर्मूला लिखता जो पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में कराया, लेकिन d होने की वजह से मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब आप A12 भी A14 भी निकाल लोगे, A20 भी निकाल लोगे, और ये भी याद रखना जब HP को आप AP में कन्वर्ट करके A और D निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, याद रखना। ठीक है, टर्म अभी HP ही आएगा, ये और कुछ नहीं आएगा। 14 के लिए कर लेते हैं, यहाँ n है, ठीक है। तो 14 = 1/a क्या आया आपका 3/5 प्लस n क्या आया आपका n, इन्होंने यहाँ गिवन किया हुआ ना, आपको 14 पता करने का कह रहा है, तो 14 - 1 d क्या है आपका 2/5, तो 1/3/5 प्लस 13 हो गया 14, 13 लिख देता हूँ मैं पहले ना, ये पहली बार कर रहे हो ना आप लोग, कंफ्यूज ना हो जाओ, समझ गए। अच्छा, अब मैं इधर से रिमूव कर लेता हूँ, अब मैं अगला हिस्सा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं पूरा रिमूव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ए और डी भी तो चाहिए ना अभी। यहाँ भी ये भी रिमूव कर देता है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बस ये ए और डी याद रखना जो हमने लिखा है ना, ये ए और डी हमारे बड़ा काम का है। ये मैं ए और डी नहीं मिटा रहा हूँ, डी यहाँ लिख रहा हूँ कि 2/5 आया, ठीक है। इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो A14 = 1/3/5 प्लस 13 × 2 26/5। तो A14 = 1/5 को एक टाइम ले लेते हैं और इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं, 3 + 26, तो A14 = 1/29/5। रेसिप्रोकल कर दोगे तो A14 आपके पास आ रहा है 5/29। अब इसे चेक कर लेते हैं, फिर मैं A20 भी निकालना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो 5/29 आया है। ग्लॉसरी क्या कहती है हमारे को, ग्लॉसरी आप क्या कह रही हैं? इंशाल्लाह कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ग्लॉसरी मैं शायद किसकी ग्लॉसरी देख रहा हूँ मैं, हाँ सही है, 5/29 बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब आ जाओ A20 के लिए काम करते हैं। फॉर A20 तो सेम फॉर्मूला लगेगा कि AN = 1/a + n-1 और D। अब n देख लो, बस n20 है यहाँ पे, अच्छा। अब ज़रा पुट करते हैं A20 = यहाँ तक हो जाएगा इंशाल्लाह, इसी में हो जाएगा, अब मैं ज़्यादा आगे नहीं जाना पड़ेगा। तो A आप यहाँ से देख लो, फिर मैं रिमूव कर दूँगा 3/5 और प्लस 20 है 10 है, हाँ 20 - 1 और D क्या है 2/5। अच्छा, अब मैं रिमूव कर देता हूँ, अब ज़रूरत नहीं थी इसलिए इसको रिमूव कर दिया। तो 1/3/5 प्लस 19 2/5। A20 = 1/3/5। अच्छा, 19 को 2 से ज़रा मल्टीप्लाई कर दो, 19 × 2। अच्छा, इसको सॉल्व करते वक्त ना एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, वरना आंसर गलत आएगा। तो 1/, तो 3 + 38, 28 नहीं 38 ठीक है। A20 = 1/41, 38 प्लस 3 41। ये पता नहीं मैं 21 को 41 क्यों बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में 41 है, मैं बोल 21 रहा हूँ उसे। अब ये बहुत ही कोई एक अजीब बात हो रही है। 5 × 41, तो A20 = 5/41, ठीक है।
अब इसको मैं वेरीफाई करता हूँ ग्लोसरी की तरफ से। बिल्कुल सही आ रहा है, 5/41, 5/21। अच्छा, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट अब आपके पास मौजूद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में एक बात याद रखिएगा कि अभी तक हमने HP की जो सीक्वेंस है या जो सीरीज़ है उसमें सम का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैंने AP का सम का फॉर्मूला आपको पढ़ाया है और GP का सम का फॉर्मूला पढ़ाया है, लेकिन HP का सम का फॉर्मूला मैंने आपको नहीं पढ़ाया। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि उसमें सम लिखा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि आप सम का फॉर्मूला ढूंढने लग जाए। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा बात समझो कि सवाल में कहा क्या जा रहा है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड 6th टर्म ऑफ HP इज़, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक फर्स्ट टर्म है जो कि हमें नहीं पता क्या है, और एक हमारे पास सेकंड टर्म है, 6th टर्म है जो कि ऑल्सो हमें नहीं पता क्या है। लेकिन वो ये कहते हैं कि फर्स्ट टर्म और 6th टर्म, देखो फर्स्ट टर्म और 6th टर्म के दरमियान में और भी तो टर्म्स आनी है ना, A2, A3, A4, A5, उन सब का सम नहीं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, बहुत आसानी से समझ में आ गया सवाल। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि सिर्फ A1 और A6 का सम आपको गिवन है जो कि है 31116। सिर्फ A1 और A3 की जो टर्म्स हैं उनका सम आपको गिवन है, बीच की जो चीज़ें हैं वो नहीं हैं। याद रखिएगा इस बात को। कहते हैं फाइंड द, अच्छा यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। कहते हैं फाइंड द हार्मोनिक सीक्वेंस, आपने हार्मोनिक सीक्वेंस बतानी है जो कि आपको नहीं पता। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। हार्मोनिक सीक्वेंस आपको बतानी है जो कि आपको नहीं पता। अच्छा, आगे कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस आपने बतानी है, इस पर क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़, फर्स्ट टर्म उन्होंने बता दी है, ये A1 है, A1 आपको पता है ना फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 1/4, ठीक है, 1/4। 6th टर्म आपको नहीं पता, 6th टर्म आपको नहीं पता। अब 6th टर्म आप इजीली निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? अच्छा, इधर हम क्या करेंगे कि दो इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, एक A1 वाली टर्म से और एक A2 वाली टर्म से। उसके बाद फिर हम A और D निकालेंगे, ठीक है, याद रखना। फिर हम A और D को हार्मोनिक वाले फॉर्मूले में पुट कर कर अपनी सीक्वेंस बनाएंगे। अब जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा सवाल का आपको जो पैटर्न है वो समझ आता रहेगा। अच्छा, तो अब मेरे को A1 तो पता है जो कि 1/4 है, तो मैं इधर पुट कर दूंगा 1/4 प्लस A6 इक्वल टू 3/116। तो इसको उधर ले जाते हैं, A6 इक्वल टू 3/116 माइनस 1/4। तो ये A6 इक्वल हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। A6 हम देख लेते हैं, LCM ले लेंगे, कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। विदाउट कैलकुलेटर LCM लोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका इसी में चला जाएगा। तो 31 डिवाइडेड बाय 116 माइनस विथ 1/4, तो आपके पास आ रहा है 1/58। तो आपका जो है वो A1 भी आ चुका है और A6 भी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि AP और HP का आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? AP और HP का आपस में क्या रिलेशन है कि अगर आप AP की जो टर्म है उसको 1 से डिवाइड करा दोगे तो वो जो HP की जो टर्म है अगर आप उसे 1 से डिवाइड करा दोगे तो वो AP की टर्म बन जाती है। याद है ना, मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर जैसे कि आपके पास A1 है, ये HP के लिए था ना, अगर आप इसे AP के लिए बनाना चाहो तो क्या करोगे? हाँ, इसको 1 से डिवाइड करा दोगे, रेसिप्रोकल होकर आपके पास क्या आ जाएगा? A1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4/1, तो A1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर आपको HP को AP में कन्वर्ट करना है, यानी HP की टर्म को AP की टर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल उसे 1 से डिवाइड करा दो उस टर्म को। अब इसी तरह मुझे 6 को भी कन्वर्ट करना है, A6 को, तो मैं क्या करूँगा? 1 ऊपर रखूँगा, 1/58 कर दूँगा, तो ये रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 58 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, तो A6 इक्वल टू 58 आ गया आपके पास। सिंपल काम हुआ, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पर मेरा A1 आ गया है और A6 आ गया है, किसके लिए? AP के लिए। तो अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं ज़रा। तो अब मैं AP के टर्म का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मेरे पास A1 क्या है? 4 है, तो यहाँ लिखें
पी टर्म फार्मूला, टर्म TRM टर्म फार्मूला। जगह कम है तो इसलिए थोड़ा मैंने नीचे करके लिख दिया। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। अब N क्या है यहाँ पर, 1 है बेशक, ठीक है, और A1 क्या है आपके पास, 4 है। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, A1 इक्वल टू A प्लस 1 माइनस 1 और D, ये 0 हो जाएगी टर्म पूरी, 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाई D 0। तो A1 मेरे पास यहाँ 4 आ गया और A, तो A मेरे पास जो है वो 4 आ गया। अब आप बोलोगे सर ये A1 4 ही क्यों आ रहा है? देखो फर्स्ट टर्म अगर 4 दी हुई है तो ये चीज़ भी तो फर्स्ट ही टर्म होती है आपके पास। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है, उसमें मैं आपको कहूँ फर्स्ट टर्म निकालो और फॉर्मूले में यहाँ भी फर्स्ट टर्म ही रखनी है, तो 4 ही निकलेगा आपका और यहाँ भी 4 ही आएगा आपका। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, कि फर्स्ट टर्म ही आपको 4 दी हुई है और तो यहाँ पर आपके फर्स्ट टर्म 4 ही आनी थी। तो देखो ये बिल्कुल आ गई है और ये बात आपको प्रूफ भी हो गई है कि फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है। अच्छा, अब आप निकालोगे फॉर A6 इक्वल टू 58 के लिए, तो क्या है आपके पास टर्म का फॉर्मूला, AP टर्म फार्मूला। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। अच्छा, आपके पास है A आपके पास कितना है, A6 आपके पास कितना है 58, तो बेशक आपको पता है कि N आपके पास 6 होगा। तो ज़रा इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि A6 इक्वल टू A प्लस N की जगह मैं रख सकता हूँ 6 माइनस 1 और D, A6 की जगह मैं रख सकता हूँ 58 क्योंकि मुझे D निकालना है। A मुझे मिला है ऊपर से 4 और यहाँ आ गया मेरे पास 5 और ये D, ठीक है, 4 यहाँ हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो 5D। अच्छा, तो ये आ गया 54 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू D। तो 54 डिवाइडेड बाय 5 आपका जो है वो D आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, D इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आ गया, आपका ये आ गया D। अब जब आप HP की मदद से AP निकालते हैं तो फिर आप इसी तरह से AP की मदद से HP की सीरीज़ भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपके पास क्या फार्मूला होगा, यानी अगर आपको A B नहीं गिवन है, उन्होंने आपको A और D गिवन कर दिए हैं और आपको सीक्वेंस बनानी है HP की, तो आप ये फार्मूला लिखते हो, टर्म फार्मूला ऑफ HP इफ़ A एंड D इज़ गिवन। अगर A और D दिया हुआ है आपको तो आप HP में टर्म निकालने के लिए या सीक्वेंस बनाने के लिए ये फार्मूला लिख सकते हो कि AN इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस N माइनस 1 D। अब आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो N1 रख दो, सेकंड टर्म निकालनी है तो N2 रख दो, थर्ड टर्म निकालनी है तो N3 रख दो। तो मैं 3 टर्म्स निकाल के दिखाऊंगा ताकि सीक्वेंस हमारी बन जाए। तो मैं सबसे पहले काम करूंगा फॉर N इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो ज़रा, और A आपको पता है कितना है 4 और D आपको पता है कितना है 54 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अननोन है, बकिया काम मैं इधर कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है तो मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ। अच्छा, अब ज़रा इसे समझिए, इधर वैल्यूज़ पुट करते हैं। A1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A कितना है मेरे पास 4 प्लस 1 माइनस 1 और D कितना है मेरे पास 54 डिवाइडेड बाय 5। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगी पूरी चीज़ क्योंकि 1 माइनस 1 ज़ीरो। तो A1 इक्वल टू 1/4। तो देखा A1 आपको 1/4 ही गिवन था, यानी आपने इससे भी प्रूफ कर लिया है कि आपका A1 ठीक आया है। अब आप काम करोगे N इक्वल टू 2 के लिए, यानी अब यहाँ पर 2 रख के चेक करोगे। तो A2 इक्वल टू 1/4 प्लस 2/1 54 डिवाइडेड बाय 5। तो
तो A2 इक्वल टू 1 4, अच्छा 2 माइनस 1 1, तो 54 डायरेक्ट आ जाएगा 54/5। तो A2 इक्वल टू, इसका LCM निकाल लेंगे यहाँ पर हम, यहाँ मैं LCM कर रहा हूँ। तो 4 + 54 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आ रहा है 74 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, ऊपर आपके पास 1 भी है। अब इसका रेसिप्रोकल की कहानी करते हैं। इसको भी रिमूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ एक छोटी सी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल कर दूंगा तो A2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5/47। तो A2 मेरे पास आ रहा है 5/47, सॉरी 74, 47 ही 74। तो ये A2 आ गया मेरा। पहले मैंने A1 निकाल लिया, फिर मैंने A2 निकाल लिया जो कि 5/74 आ रहा है। अब इसी तरह से मैं एक और A3 भी निकाल लेता हूँ ताकि सीक्वेंस बन जाए हमारी। इसी में पुट करूँगा A3 इक्वल टू 1/, A क्या है 4 प्लस 3 माइनस 1 और 54 डिवाइडेड बाय 5। तो A3 निकल आएगा आपका यहाँ पर, जो कि है आ रहा है आपका 1/4 प्लस 3 माइनस 1, हम सब जानते हैं 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 54, तो आपके पास आ जाएगा 90, नहीं बल्कि 90 नहीं आएगा, आपके पास आएगा 108 और डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, इधर ही इसको ज़रा LCM भी कर देते हैं ताकि थोड़ा हमारा यही काम सिंप्लीफाई हो जाए। 1/, अच्छा 4 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा आ रहा है 128/5, 128/5। अच्छा, अब हम ज़रा इधर से थोड़ा सा रिमूव ले लेते हैं, थोड़ा सा इस पर ना जगह ज़्यादा चाहिए थी, तो इसको बस रेसिप्रोकल करना है हमें। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5/128, तो A3 5/128 ये हमारा आ गया। अच्छा, अब इसके सीक्वेंस बना देते हैं, अब इससे सीक्वेंस बना देते हैं। तो A1 क्या आया था 1/4, A2 क्या आया था मेरे पास 5/74 और A3 कितना आया था 5/128। ये आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, ये आपका सीक्वेंस आ गया। और यही आंसर बुक में ग्लॉसरी में पीछे भी दिया हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, पर मैं चेक कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आप भी वेरीफाई हो जाए, मैं भी श्योर हो जाऊँ कि हाँ मैंने काम सही किया है गलत। हाँ, तो यही आ रहा है 1/4, 5/74, 5/128, तो बिल्कुल सही आंसर आया है हमारा। तो मैंने सारा आपके सामने किया एक एक स्टेप। मैं उम्मीद करता हूँ सीक्वेंस निकालना आपको आ गई होगी। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था लेकिन हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट, अब आपके सामने मौजूद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करना है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। पहले तो सोल्यूशन की हेडिंग ऑब्वियस सी बात है। कहते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज, HP की फर्स्ट टर्म है आपके पास 1/3 और फिफ्थ टर्म आपके पास है HP की 1/5। फर्स्ट टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है। अब कहते हैं 9 टर्म क्या होगी HP की, ये बता दो, जो कि हमें नहीं पता। अब हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना होगा HP की 9 टर्म पता लगाने के लिए। HP 9 टर्म के A9 इक्वल टू 1/AN लिखो इसे, A प्लस N-1D। अब ना हमें A तो पता चल जाएगा, ये A ही है हमारे पास क्योंकि A1 A होता है, लेकिन हमें D नहीं पता। तो D पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस A1 और इस A5 को पहले हमें AP में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी HP की टर्म है, हमें इन्हें AP की टर्म बनाना पड़ेगा और फिर हम उसकी मदद से
डी निकाल लेंगे। तो ज़रा आ जाओ इसकी तरफ करते हैं। फॉर कन्वर्टिंग एच पी टर्म इनटू ए पी, एच पी टर्म को हम ए पी टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कैसे कर सकते हैं कि ए वन इक्वल टू 1 से इसको डिवाइड करा दो, 1/3। तो ये हो जाएगा ए वन इक्वल टू, थोड़ा सा और ऊपर कर देता ताकि ऐसा ना हो कि मुश्किल हो। अब रेसिप्रोकल करना है तो आपको यही करना पड़ेगा। तो ए वन इक्वल टू -3 आ गया। ये एच पी से ए पी की बन गई है टर्म। अब इसी तरह से ए 5 के लिए भी काम करेंगे, 1/1/5। तो ए 5 इक्वल टू रेसिप्रोकल होकर 1 × 5/1। तो ए 5 इक्वल टू 5। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं आगे क्या करता हूँ। अब मैं ए पी के टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दो कंडीशन है तो डी निकल आएगा। फॉर ए पी टर्म फॉर्मूला, जो क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 और डी। अच्छा, ये मैं किसके लिए लगा रहा हूँ? a1 के लिए लगा रहा हूँ। तो n a1 मुझे क्या दिया हुआ है? -3। ये वाला लीजिएगा, ठीक है, वो वाला नहीं लीजिएगा, वो HP का है। n इक्वल टू 1, तो a1 इक्वल टू a प्लस 1-1 d। ये चीज़ 0 हो गई, 1-1 0। तो a आपके पास आ रहा है, a1 की जगह मैंने पुट कर दिया -3। तो a आपके पास आ रहा है -3। और ये बात सही है कि इस फॉर्मूले में ये भी a1 ही होता है। तो जो ये चीज़ है वो यही चीज़ सेम आएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ थोड़ा। फॉर A6 A5 टर्म फार्मूला, AP टर्म फार्मूला क्या रहेगा? AP टर्म फार्मूला, इसको यहाँ लिख लेना क्योंकि जगह बच जाएगी थोड़ा। अच्छा, AP के टर्म का फार्मूला क्या है? AN इक्वल टू A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब n क्या है आपके पास? 5। और A5 खुद आपके पास 1/5 नहीं 5 है। वो तो HP वाला है, AP वाला देखें, ये AP वाला है। A5 इक्वल टू A क्या है आपके पास? A हमने निकाला था ना -3। अच्छा, प्लस 5-1 और D। तो ये क्या है आपके पास? 5। ये माइनस है, वहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 4D। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू D। 4 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड। तो ये कितने पर आता है? 2 पर, ये 1 पर। तो D इक्वल टू 2 रहा आपके पास। अब HP का फॉर्मूला क्या है? HP की टर्म निकालने का फॉर्मूला, अगर आपको HP टर्म फार्मूला, अगर आपको A और D पता हो तो AN इक्वल टू 1/A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D, जो कि मैंने यहाँ भी लिख दिया था। अच्छा, अब आपको N आपको 9th बोलना है, D आपको 2 बोल रहे हैं और A आपको -3 बोल रहे हैं। सारी चीज़ें गिवन है, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। तो A 9 इक्वल टू 1/A -3 प्लस 9-1 2, ठीक है। थोड़ा छोटा मोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ दिख ही रहा होगा पूरा। अच्छा, तो 1 ये -3 है, प्लस 9-1 2 है, तो -3 प्लस 8 2। छोटा छोटा लिखना भी ना बड़ा मुश्किल काम है। तो -3 प्लस 16, A9 इक्वल टू 1/13 आ रहा है आपके पास, सॉरी +13 आ रहा है। तो ये थी इसकी 9 टर्म। आओ इसको चेक करते हैं, ठीक है गलत है। तो ये बिल्कुल ठीक आया है, ये बिल्कुल ठीक आया है। अब हमारा रह गया है क्वेश्चन नंबर 5।
तो वो करते हैं। इसको देख लेना, मैंने आपके सामने पूरा इसका सोल्यूशन उतार दिया है, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो स्टूडेंट लाइट जो है वो चली गई है, तो थोड़ा सा ना हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे ब्राइटनेस कितनी लो में आ रही है आपको ना, तो वो जो है ना लाइट जाने की वजह से। लेकिन देखें भाई, अगर मसाइल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ना नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने अब ज़्यादा पढ़ना है और चीज़ों को और अच्छा बेहतर बनाना है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा लाइट वगैरह जाती है तो बच्चे बोलते हैं चलो लाइट आएगी तो पढ़ेंगे। नहीं, देखो लाइट गई हुई है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो लाइट चली जाए तो आपने भी पढ़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी। अच्छा, कहते क्या है, ये थोड़ा सा ना समझना सवाल को, इसमें प्रूफ करना है और रोशनी थोड़ी सी आगे पीछे होती रहेगी। इफ़ द पी टर्म ऑफ एन एच पी इज़ पी, सॉरी, इफ़ द पी टर्म ऑफ एन एच पी इज़ पी, क्यूथ है, बल्कि जो पी टर्म है ना वो आपके पास क्यू दी हुई है, ठीक है। यानी जो पी वाली टर्म है, देखो आपको टर्म हमेशा ऐसे दी जाती थी ना, ए एन और फिर उसको क्यू लिखते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा है, इस ए एन को ही कह रहे हैं कि आपके पास एक पी टर्म है जिसे हम एक्स के बराबर भी ले लेते हैं, क्योंकि अभी मैं डिटर्मिनेंट लूँगा ना तो इसलिए उसको एक्स के बराबर भी ले रहा हूँ, वो आपको दी हुई है क्यू, ठीक है। यानी जो पी टर्म है अगर ऐसे देखोगे तो वो क्यू के बराबर है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जो क्यूट टर्म है, क्यूट टर्म वो आपको दी हुई है, मैं वाई के बराबर रख रहा हूँ, वो आपको दी हुई है पी, यानी क्यू इक्वल टू पी, ठीक है। ये बात याद रखना, क्यू इक्वल टू पी, इसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें समझ में आ जाएगी बात आगे जाके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगी कि क्यूट टर्म आपको दी हुई है पी। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने 8 टर्म लेनी है, 8 टर्म, क्योंकि एक और भी टर्म चाहिए ना, तो प्रूफ डेट द, ये चीज़ मुझे 8 टर्म बनाऊंगा, मैं इसे 8 टर्म लूँगा, तो जो मुझे 8 टर्म दी हुई है, ठीक है, 8 टर्म मुझे जो इन्होंने दी हुई है। अच्छा, इसके बराबर में मैं टर्म नहीं लिख रहा हूँ, तो आप चाहो तो 8 टर्म लिख सकते हो। तो 8 टर्म हमें दी हुई है पी प्लस क्यूथ, ठीक है, पी प्लस क्यूथ। अच्छा, आपने क्या प्रूफ करना है कि z इक्वल टू, ये पूरी चीज़ z लूँगा मैं, इस पूरी चीज़ को z लूँगा कि z जो है वो p q, यानी जो z आएगा आपका वो p q और p प्लस q के बराबर होगा। ये चीज़ आपने प्रूफ करके बतानी है, ठीक है। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं लूँगा डिटर्मिनेंट, क्या लूँगा, डिटर्मिनेंट लूँगा। तो ठीक है, 1/x 1/y प्लस 1/z, ठीक है। z ये हमने निकालना है, तो z की जगह पे हम कुछ नहीं रखेंगे, तो p q r 1 1 1 इक्वल टू 0। ये प्रूफ करने वाला सवाल है, तो शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन कोई इतना वो नहीं है, ये टेंशन लेने वाला सवाल नहीं है, ठीक है। समझोगे ना, समझ आ जाएगी बात। अच्छा, अब आपको ये टर्म्स हैं, x आपको पता है q है, y आपको पता है p है, z की जगह कुछ नहीं रखना, बाकी सब की जगह रिप्लेस कर दो वैल्यूज़ को। देखो 1 ये आपको x क्या दिया हुआ है q, y आपको क्या दिया हुआ है p, z नहीं रखना है क्योंकि z निकालना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो इसके जगह कुछ नहीं रखना। अच्छा, तो p क्या दिया हुआ है आपको, तो p ही रखेंगे, क्योंकि हम ऊपर वाली चीज़ों को तो वाकई बदल रहे थे ना, तो इसको तो नहीं बदलना। अच्छा, r क्या दिया हुआ है आपको, p प्लस q, ठीक है। इस पर चाहो तो टर्म लिख लो 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट तो आपको लेना आता है, शुरू से हम लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो ज़रा डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं। चलो, लाइट भी आ गई, ठीक है। देखा, आप अगर कहते हैं ना नियत साफ मंजिल आसान, तो देखो लाइट भी आ गई, ड्यूरिंग द वीडियो ही लाइट आ गई। अब मैं रुकता तो यहाँ तक काम होता नहीं होता ना, फिर वो बाद में फिर रुक के करना पड़ता। अच्छा, तो मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे चाहो तो टर्म लिख सकते हो आप, TERM टर्म, और यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। अब ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है, क्या करते हैं कि पहली रो और पहला कॉलम हाइट कर देते हैं, जो चीज़ बचती है उसे लिख लेते हैं। यानी पहली रो हाइट कर दो, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम हाइट कर दो, तो क्या बच गया, q/1 p प्लस q/1। तो इसको लिख लेते हैं ज़रा, ठीक है, q
और ये 1, इसे मैंने शायद P बोल दिया था, ये Q है, ठीक है, P प्लस Q और ये 1, ठीक है। ये आ गया आपका, थोड़ा सा मुझे और जगह चाहिए होगी। अच्छा, अब आ जाएगा माइनस दूसरी रो हाइट का दूसरी कॉलम हाइट कर देंगे, पहली रो हाइट कर देंगे, तो P1 बचा क्या, पहले 1/P लिख लेंगे, ये चीज़ नेगेटिव में आ जाएगी। पहली रो हाइट कर देंगे, दूसरी कॉलम हाइट कर देंगे, तो P1 P और 1 P प्लस Q और ये 1। अच्छा, अब प्लस 1/Z, पहली रो और तीसरा कॉलम हाइट कर देंगे, तो P1 Q1, ये आ गया आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा, 1/Q। अब कैसे सॉल्व होगा, Q इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये पूरी चीज़ नेगेटिव में आ जाएगी। याद है ना, आपने पढ़ा था ना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में नेगेटिव लगा के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो P प्लस Q ही रहेगा, ठीक है, 1/P। अच्छा, तो ये दोबारा यहाँ भी वही सेम सीन आएगा कि P आ गया आपके पास माइनस P प्लस Q आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस लगा के फिर इसको इससे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। हो सकता है किसी को समझ ना आ रही हो, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो P माइनस Q एज इट इज आ गया, P 1 से मल्टीप्लाई करके P Q से मल्टीप्लाई करके 1/Q, तो Q माइनस P माइनस Q माइनस 1/P, P माइनस P प्लस Q 1/, ये Z है, 2 नहीं है, ठीक है, P माइनस Q, माइनस का Q प्लस के Q को ख़त्म करेगा, माइनस का P प्लस के P को ख़त्म करेगा, तो आएगा माइनस P/Q, ठीक है। ये वाला माइनस P मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला प्लस Q मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q/P इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 रखो, इसको इक्वल टू 0 रखो, क्योंकि इक्वल टू के उस तरफ भी लेके जानी होगी चीज़ें। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास, पूरा ब्रैकेट ही उस पर ऊपर आ जाएगा, तो P माइनस Q/Z इक्वल टू 0। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को मैं इक्वल टू के उस तरफ ले आऊँगा, ठीक है। अच्छा, एक ना छोटी सी हमसे मिस्टेक हो रही है कि ये माइनस आएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस आना था, और मैंने उसको अभी भी माइनस ही रख रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ये छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने यही ठीक कर दी है कि देखो ये माइनस था ना, इस P के साथ हुआ, तो यही माइनस इस Q के साथ भी तो होना था ना। काफ़ी देर से कर रहा हूँ, तो शायद ये गलती मैं कर गया हूँ, आपको ठीक कर लेनी है। ये माइनस P माइनस Q, ठीक है, फिर आपने उसे लिख देना है नीचे कर कर, फिर ये माइनस P और प्लस P ख़त्म, माइनस Q रह जाएगा, तो माइनस Q माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, सबको उस तरफ ले जाओ, P माइनस Q डिवाइडेड बाय Z इक्वल टू, तो P/Q और ये माइनस में हो जाएगा Q/P, LCM ले लो, P माइनस Q/Z, तो P का स्क्वायर माइनस Q का स्क्वायर और P और Q आपस में मल्टीप्लाई हो गए। मैंने क्या किया, P को इससे मल्टीप्लाई कराया, Q को इससे मल्टीप्लाई करा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर A² माइनस B² का फॉर्मूला बंद होता हुआ नज़र आता होगा, A² माइनस B² इक्वल टू A माइनस B और A प्लस B, इधर लगा दो ज़रा फार्मूला, P माइनस Q/Z इक्वल टू P प्लस Q और P माइनस Q डिवाइडेड बाय QP। अब देखो ये भी एक ब्रैकेट है, दो तरीके हैं, इससे शायद थोड़ा सा नज़र ना आया हो। अब मैं उस तरफ जाके थोड़ा सा काम करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें रिमूव करनी होंगी। अच्छा, इस चीज़ को मैं, इस पार्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जगह नहीं बची है ना सॉल्व करने की, इसलिए एक स्टेप यहाँ ले लेता हूँ कि देखो P माइनस Q से कैंसिल, देखो यहाँ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो समझ नहीं आई होगी तो बात मैं लिख देता हूँ, 1/Z इक्वल टू P प्लस Q
पी माइनस क्यू, क्यू पी, पी माइनस क्यू, सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, मैंने स्टेप भी डाल दिया उसका। अच्छा, क्यू पी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। एक एक स्टेप मुझे आपको डिटेल में समझाना होता है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी चला जाता है आप लोगों का भी ना। क्यू पी यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, पी प्लस क्यू, जगह चेंज कर दो, पी प्लस क्यू को यहाँ ले आओ, जेड को उस तरफ ले जाओ, तो क्यू पी डिवाइडेड बाय, अच्छा इसे क्यू पी लिखो पी क्यू लिखो एक ही बात है, तो मैं काम करता हूँ इसे ना पी क्यू कर देता हूँ, क्योंकि पी क्यू लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पी क्यू लिखा सही है, अभी भी कोई मसला नहीं है, लेकिन पी क्यू कर देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा रहे, पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ भी ये पी क्यू हो जाएगा, यहाँ भी ये पी क्यू हो जाएगा, z इसकी जगह पर आ जाएगा, वो इसकी जगह पर आ जाएगा, तो p प्लस क्यू और z, तो z इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। यही चीज़ आपको ड्राइव करने के लिए इन्होंने कहा था, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। तो देख रहे हो, यही चीज़ आपको ड्राइव करने के लिए कहा गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा ये सवाल हमारा लाइट गई हुई थी तो हमने अंधेरे में भी किया है, लेकिन कुछ गलतियाँ नहीं होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ हमने सही किया पूरा सवाल। ठीक है, नहीं समझ में आओ पूछना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।